नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, यानी जो समय समय पर प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। इनमें से कुछ प्रश्न हैं जो NTA UGC नेट की जो परीक्षा होती है उसमें आ चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न PGT हिंदी में आने की संभावना भी बनी रहती है। तो हम इसी प्रकार के प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृतिपरक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। कॉलरिज क्या मानते हैं कल्पना के बारे में? कॉलरिज ये मानते हैं कि कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यानी ये कार्य के साथ जुड़ी हुई है कल्पना, और कवि में जो सृजनात्मकता है वो भी किसके कारण है? कल्पना के कारण है। दूसरा, कॉलरिज ये भी मानते हैं कि कल्पना की मूल जो प्रकृति है, यानी मूल जो उसमें उसकी विशेषता है वो क्या है कि वो अनुकृतिपरक है। यानी अनुकृति क्या होता है? किसी चीज़ की नकल, यानी उसी पर आधारित है। तो ये कॉलरिज के विचार हैं। तो यहाँ पर दोनों विचार कॉलरिज के हैं और ये सही हैं, जो बीच वाले हैं। देखिए, पेपर में जब ये प्रश्न आता है तो कुछ इस तरह से आता है कि नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ए ऑप्शन में क्या होता है कि ए और बी सही है। बी ऑप्शन में क्या रहता है कि बी और डी सही है। सी ऑप्शन में रहता है कि बी और सी सही है। और डी ऑप्शन में होता है कि सी और डी सही है। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। उस अंदाजे से अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ ऑप्शन है बी और सी, यानी सी सही है, यानी दोनों ही बातें सही है। लेकिन यहाँ मेरा कोई आपको मकसद इस तरह के ऑप्शन देकर और टाइम पास करने का नहीं, मैं आपको ये समझाना और बताना चाहती हूँ कि कॉलरिज कल्पना के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर कहीं ये आ जाए कि कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, ऐसा कॉलरिज नहीं मानते। कॉलरिज ये मानते हैं कि दार्शनिक चिंतन का परिणाम है, नहीं जैसा कोई शब्द यहाँ नहीं है, या कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। इस बात से भी जो कॉलरिज है वो सहमत नहीं है। उनके जो कल्पना से जुड़े मूल विचार हैं वो ये है कि कल्पना कारित्री प्रतिभा है और यही कि कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृतिपरक है। ये कॉलरिज के मुख्य विचार हैं कल्पना के प्रति। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को ना ढूंढें, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान में रखें और उसी को ध्यान रखें कि इसी के आधार पर आपको प्रश्न आते हैं। आइए अब इसी विचार को थोड़ा और अच्छे से मैं समझाती हूँ, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने शायद कॉलरिज का कल्पना से संबंधित जो सिद्धांत है उसको नहीं जाना होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ डाली है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएँ। देखिए, कल्पना के बारे में कॉलरिज क्या मानते हैं कि सभी सृजनात्मक कार्यों का श्रेय किसको देते हैं? कल्पना को। यानी जहाँ जो भी नया सृजन कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है? कल्पना के माध्यम से। कल्पना संबंधी उनकी धारणा बहुत ही व्यापक और दर्शन प्रधान है, यानी उनकी जो कल्पना संबंधी विचारधारा है वो बहुत व्यापक है और दर्शन पर आधारित है। कल्पना की व्याख्या करते हुए कॉलरिज क्या लिखते हैं कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियां कार्य करती हैं जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती है। यानी ये दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के प्रति क्रियाशील भी हैं और निष्क्रिय भी हैं, और कार्य बिना एक मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं होता। और इन दोनों शक्तियों में जब क्रियाशीलता होती है तो उसके मध्य में भी कोई तीसरी शक्ति है जो कार्य करती है, जो एक साथ सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी। दर्शन भाषा में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। देखिए, बिल्कुल उसी तरह मान लो हमने किसी मकान को देखा, सिंपल सी बात है, किसी घर को देखा, उस घर को देखकर हमने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बना ली। हमें भी बिल्कुल वैसा ही घर बनाना है, इसको देखकर बिल्कुल ऐसा ही घर बनाना है, लेकिन ये कब बनेगा? इन दोनों के बीच में तीसरी शक्ति क्या है? कल्पना है। यानी हमने एक बार इसको देखा, हमारे मस्तिष्क में इसकी तस्वीर है, हमें इसी तस्वीर को हूबहू उतारना है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? तीसरी शक्ति क्या है? कल्पना है, जो इन दोनों में समानता लाने का प्रयास कर रही है। वस्तुतः
कल्पना वह शक्ति है जो बहिर्जगत और अंतर्जगत का सफल संयोजन करती है। यानी जो बाहर हमने देखा और हमारे मन में जब उसको पूर्ण करने की इच्छा शक्ति उठती है तो उसको पूर्ण करने के लिए सहायता कौन करती है? कल्पना करती है। यानी दोनों का तालमेल कौन बिठाती है? कल्पना। और प्रतिबोधन एवं अवबोधन के अंतर को मिटाती है, जिसे बुद्धि के सहारे नहीं मिटाया जा सकता। यानी बुद्धि केवल सोच सकती है लेकिन कल्पना उसको साकार करने में सहायता दे सकती है। कल्पना पदार्थों और वस्तुओं में चेतना का संचार करती है, यानी उसमें जीवन प्रदान करती है कल्पना, और इन्हें जीवंत रूप में हमारे सम्मुख पेश करती है। कॉलरिज ने कल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसे दो वर्गों में बांटा है। एक तो है प्राथमिक कल्पना और दूसरी क्या है? विशिष्ट कल्पना। इसके बारे में हम यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं जानेंगे। आगे अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो हम उसके बारे में विस्तार से करेंगे। तो इस तरह कॉलरिज जो है अपने सभी सृजनात्मक कार्यों का श्रेय किसको देते हैं? कल्पना को। हमने यही पीछे प्रश्न में किया था कि किसी भी कार्य की जो प्रतिभा है वो किस पर निर्भर करती है? कल्पना पर निर्भर करती है। और इसकी मूल प्रकृति क्या है? अनुकृति। यानी दो चीज़ें हूबहू हैं, एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो इसकी नकल कौन कर रहा है? कल्पना ही तो है जो तीसरी शक्ति है। और ये तीसरी शक्ति क्या है? ये नकल कर रही है किसकी? इस प्रथम की। तो इसी तरह कल्पना क्या है? अनुकृति परक है। ये हमने आज यहाँ पर जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। हमें क्या ढूंढना है कि डायरी साहित्य कौन सा है, यानी इनमें से ये पुस्तकों के नाम दिए हैं तो ये कौन सी पुस्तक है जो डायरी साहित्य के अंतर्गत आती है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश और ऋणजल धनजल। तो इसमें जो डायरी साहित्य है वो है प्रवासी की डायरी। यहाँ पर ये प्रवासी की डायरी, ये किसकी रचना है ये भी आपको पता होने चाहिए। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। उसके बाद एक साहित्यिक की डायरी, ये डायरी नहीं है, नाम है इसका डायरी, लेकिन इसको देखकर ये भ्रम होता है कि ये डायरी साहित्य, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मुक्ति बोध की रचना है, ये भी आपको ध्यान में हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो जिसकी रचना है वो तो हमें पता हो, जो नहीं है वो किसकी रचना है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली मेरा प्रदेश, ये भी डायरी साहित्य, ये किसका है? ये रघुवीर सहाय की रचना है, रघुवीर सहाय की ये रचना है। उसके बाद ऋणजल धनजल, ये रिपोर्ताज है, किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु का, यानी रिपोर्ताज है ऋणजल धनजल, ये डायरी साहित्य नहीं है। तो पर हमारे पास जो आंसर निकल कर आया वो क्या है? प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये दोनों ही डायरी साहित्य है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है और दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी है? रघुवीर सहाय की। तो ये, लेकिन इसके साथ साथ हमें दो प्रश्नों के उत्तर और मिले कि एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, जबकि ये डायरी साहित्य नहीं है। ऋणजल धनजल एक रिपोर्ताज है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला क्या है? धर्म परक, दूसरा है राजनीति परक, तीसरा है कला परक और चौथा है अर्थ परक। देखिए इसमें से जो अरस्तु के विरेचन सिद्धांत से मिलते हैं वो कौन कौन से बातें हैं? एक तो जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है वो धर्म परक है और दूसरा क्या है? वो कला परक है। तो यहाँ पर विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्म परक रूप में की है और कला परक रूप में की है। लेकिन इसके साथ साथ अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसमें मुख्य जो तत्व मिलते हैं, जो व्याख्या की गई है, धर्म परक, कला परक, इसके साथ साथ नीति परक और मानसिक, इन आधारों पर इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन हमारे पास क्योंकि दो ही ऑप्शन दिए गए हैं तो ये दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, धर्म परक और कला परक। यानी जो जिस ऑप्शन में आपको ये मिले कि ए और सी वो सही है, ये आपको ध्यान में रखना है, पहला और तीसरा सही है। देखिए इस जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस सिद्धांत की तुलना भारतीय आचार्य अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की गई है। यानी पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य विचारक अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से की गई है? तो वो अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की गई है। देखिए विरेचन सिद्धांत का जो लूकस है उन्होंने विरोध भी किया था। लूकस, पूछ लें कि इसका विरोध किसने किया था, तो लूकस ने इस सिद्धांत का विरोध किया था।
पाश्चात्य विचारक हैं ये। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे एक अपूर्ण सिद्धांत माना था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस भारतीय विद्वान ने या आचार्य ने इसे अपूर्ण सिद्धांत माना है, तो वो कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये प्रश्न भी इसके साथ आपको पता होना चाहिए। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे अपूर्ण सिद्धांत माना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास धर्मपरक और कलापरक हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों के साथ नीतिपरक और मानसिक आधार पर भी अर्थों के रूप में भी इसकी व्याख्या विद्वानों ने की है। लूकस इसका विरोध करते हैं और गणपति चंद्रगुप्त जो भारतीय आचार्य हैं वो इसे अपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। इसकी तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से भी की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये कबीरदास की पंक्ति है। हमें यहाँ पर ये नहीं बताना कि ये पंक्ति किसकी है, सभी जानते हैं। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। पहला अर्थ यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। क्या ये पंक्ति यही कहती है? दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। तीसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है या स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो यहाँ क्या मैं कहता हूँ आंखन देखी, कि मैं वही कहता हूँ जो आँखों से देखता हूँ, और तुम क्या कहते हो जो कागज़ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन बड़ा हुआ? आँखों से देखा हुआ, यानी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? चौथा जो ऑप्शन होगा वो हमारा इसमें आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? कि तत्वों की दृष्टि से ये अद्वैतवादी भी नहीं है लेकिन एकेश्वरवादी भी नहीं है। कबीर से जुड़े हुए विचार हैं और ये किसके विचार हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में बहुत से विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं में से एक विचार यही है कि हम कबीर को ना तो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? दूसरा जो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही हमारा आंसर इसमें रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश किसकी कविता है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। ये आपको इस प्रश्न के साथ पता होना चाहिए कि ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है कि पहला, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। क्या यही विचार है इस कविता में? दूसरा, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा विचार है जो इस कविता में अभिव्यक्त किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इसका आंसर रहेगा जो दूसरा इसका ऑप्शन है कि कवि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है, और वर्तमान में यही वास्तविकता भी है। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही, काढ़े कोनू भो मन मोहन रूप मिली, पानी में कोर लोनू। यहाँ पर क्या बताना है कि इन पंक्तियों में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यंजित हुआ है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, या कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। देखिए, जब हम पढ़ते हैं कीने हूँ कोरिक, कीने किए हैं, कोरिक यानी अनेक या करोड़ों, जतन यतन, अब कहीं काढ़े कोनू, अब कौन निकालता है, भो मन मोहन रूप मिली, पानी में कोर लोनू, लोनू यानी नमक के समान, कि मोहन कृष्ण का रूप मन में ऐसे मिल गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में नमक मिल जाता है। तो इसको देखकर हमें नहीं लगता कि इसमें प्रेम का भाव नहीं है। इसमें क्या है? अनन्य प्रेम की अभिव्यंजति है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेम नहीं है, इसमें तो अनन्य प्रेम व्यंजित हुआ है। तो ये पहला ठीक है। दूसरा अगर देखें तो नायिका के मन रूपी सरोवर में, भो मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य, कृष्ण की सुंदरता पानी में नमक की तरह घुल गई है। तो ये भी सही है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, तो ऐसा विचार कहीं नहीं है इसमें। और कोरिक का अर्थ कचोटना भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं जिनमें नायिका के भावों की अभिव्यक्ति की गई है। अंधा युग के पात्रों के संवादों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अंधा युग किसका है? ये नाटक है अंधा युग किसका? काव्य नाटक धर्मवीर भारती का है और 1955 ईस्वी में इसका रचना काल है। 1955 ईस्वी ये काव्य नाटक है।
ये किस पर आधारित है? महाभारत के युद्ध का जो अंतिम दिन है उसके कथानक पर आधारित है, यानी महाभारत का युद्ध का अंतिम दिन। और इसमें मूल रूप से 5 अंक हैं इस नाटक में। यहाँ पर संवाद दिए गए हैं और वो किसके संवाद है ये हमें जोड़ना है, बताना है, सुमेलित करना है। पहला क्या है? वह मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है मेरे लिए मनोग्रंथि। कि वो मेरे लिए नीति नहीं बल्कि वो मेरे लिए क्या है? मनोग्रंथि है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा अश्वत्थामा का विचार है। ये विचार किसके हैं? ये अश्वत्थामा का कथन है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ कि झूठ की सारी अनिवार्यता भविष्य की आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी, यहाँ पर थोड़ा गलती है, ये ध्यान करें, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो यहाँ इसी गलती की वजह से इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ऐसा विचार किसका है? ये वृद्ध याचक का विचार है। किसका विचार है? अंधा युग में वृद्ध याचक का ये विचार है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये विचार किसके हैं? ये युत्सु के विचार हैं। यहाँ ये संवाद जोड़ने हैं, यानी ये किसका संवाद है? युत्सु का संवाद है। गूंगों के सिवाय आज और कौन बोलेगा मेरी जय? ये कौन कहता है? ये धृतराष्ट्र कहते हैं। तो ये संवाद हैं अंधा युग के पात्रों के। इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके मैं आपको विस्तार से भी करवाऊंगी कि अंधा युग में कौन कौन से पात्र हैं और उनके विचार या उनके जो संवाद है वो कैसे कैसे संवाद है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। आज का अंतिम प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। देखिए, जिस उपन्यास में बताया गया है कि माता पिता जो तलाक लेते हैं और उसके तलाक लेने से उस बालक पर, छोटे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा कौन सा उपन्यास है? तो ये आपका बंटी उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ये आपका बंटी, मन्नू भंडारी। इसके साथ साथ जो महाभोज है ये भी किसका है? मन्नू भंडारी का। अंधेरे बंद कमरे किसका है? मोहन राकेश का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंधेरे बंद कमरे शेखर एक जीवनी आज्ञा का। तो ये उपन्यास हैं। इसमें जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो तीसरा है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वो है आपका बंटी। और किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इसके साथ साथ महाभोज भी मन्नू भंडारी का ही उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश का। और शेखर एक जीवनी आज्ञा का उपन्यास है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।